हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आपका मई 2025 में जो एफएम का एमसीक्यू का पोर्शन आया। आप लोगों ने, जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है या नहीं किया है। और जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एक की है, टूल है। पूरा आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि अगर ये आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए था। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं जो लोग भी, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। एंड आई रियली होप जिन्होंने भी एग्जाम्स दिया अच्छा गया हो। तो फाइनली जो लोग भी तैयारी भी कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सही करें। और अगर गलती भी करें तो घबराएं नहीं, क्योंकि वो आपका एग्जाम नहीं था। आप आगे चल के उस गलती को सुधारें, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दैट्स द पर्सपेक्टिव। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, आपको जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आया, केस सिनेरियो जिसे हम लोग कह रहे हैं, इस बेसिकली वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का क्वेश्चन आया था। तो यहां पर मेरे साथ कई शैतान बच्चे बैठे हुए हैं जो कि इसका आंसर पूरा की को देखना चाहते हैं, तो मैं इन पे ध्यान दूंगा। तो आप सब लोग, कैमरा को मैं इतना ज्यादा नहीं देखूंगा, स्क्रीन देखूंगा, इन लोगों को देखूंगा, क्वेश्चन देखूंगा। शुरुआत कर रहा हूं। हियर वी गो। लाना यार। सो गाइस, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहली चीज हम लोगों ने केस सिनेरियो 1 पढ़ना है, सेक्शन ए। आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस। इसमें XYZ लिमिटेड कहता है एस्टैब्लिश करना चाहिए शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बहुत अच्छी बात है। इसको सेटअप करने के लिए इन्हें लोन चाहिए। वो अप्रोच कर रहे हैं कमर्शियल बैंक के पास वर्किंग कैपिटल लोन के लिए। बैंक ने कहा है कंपनी को कि एक काम करो, प्रपोजल लाओ लोन के लिए। जैसे आप बोलो बॉस, कहता है प्रिपेयर करो इस प्रपोजल को, और कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान। अभी तक कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है लगाने का इरादा है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है हमें सेफ्टी मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर कंटिजेंसीज 10% रखना है। अगर कभी भी वो ये बोलता है कि सेफ्टी मार्जिन आपने रखना है, तो हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं वर्किंग कैपिटल की, वो कैश कॉस्ट बेसिस पे करते हैं। उसने क्वेश्चन में बोल भी दिया कि कैश कॉस्ट पे ही वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, मेरी एक रिकमेंडेशन है, जब भी आपको, प्लीज जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज के लिए या अदरवाइज बड़े क्वेश्चंस के लिए, हमेशा पहले ना रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो कि चाहता क्या है। कह रहा है एस्टिमेटेड करंट असेट्स ऑन कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालो, निकाल देंगे भाई। एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटीज निकालो, निकाल देंगे भाई। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो निकाल दोगे भाई। ए माइनस बी करके कैश कॉस्ट, ए माइनस बी प्लस सेफ्टी मार्जिन करके कर देंगे भाई। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, अरे वाह, कैश कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाने को बोल रहा है। कैश कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, या जिसे कहते हैं टोटल खर्चे जितने भी है वो निकाल देंगे भाई कैश कॉस्ट बेसिस पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है टोटल फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री और डेटर्स की कैलकुलेशन ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं तो सिंपल कहता हूं, आप लोग क्विकली इसी चीज को राइटिंग में फिगर करके अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ कैश कॉस्ट बना लो, और दूसरा नंबर अपना एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लो। आइए सबसे पहले अब पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सीओजीएस पे। एज यू से बॉस, जितना भी सीओजीएस होगा उसका 25% पे जीपी पे इन्होंने बेचना है। कहता है डेप्रिशिएशन विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या डेप्रिशिएशन तो मैंने लेना ही नहीं है, डेप्रिशिएशन मुझे चाहिए ही नहीं। एनी हाउ, कहता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी हेल्ड 1.5 मंथ्स की कंजम्पशन। ग्रेट। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये मेरे लिए एक चीज हो गई करंट असेट्स के लिए। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगा 1 मंथ की रिक्वायरमेंट, ये दूसरी चीज हो गई मेरे लिए। रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री भी है, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री भी है। और फिनिश गुड्स को वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे वैल्यू करना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे वैल्यू करना है, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं तो वो भी ले लेंगे। कहता है कंपनी विल सेल इट्स शूज इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट। अपनी देसी एज वेल एज विदेशी दोनों मार्केट में बेचेंगे। और पूरे साल की सेल्स एंटिसिपेटेड है 30 लाख होगी, जिसमें से कि 20% सेल्स जो है वो फॉरेन सेल्स होगी। ग्रेट। तो इस 30 लाख में से 20% मींस 6 लाख की सेल्स जो है वो फॉरेन सेल्स होगी। और कहता है इसको हाफ मंथ मींस आधा महीना लगेगा सेल प्रोसीड्स फॉरेन डेटर्स से लेने का। कहने का मतलब ये उसका हो गया 6 लाख
जो है उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, हमने कैश कॉस्ट पे कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे 6 लाख पे नहीं निकालना है। माइंड यू, मुझे 6 लाख पे कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट करना है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सारी डोमेस्टिक सेल्स जो 24 लाख की सेल्स वैल्यू है, वो कहता है ये 24 लाख की सेल्स जो है, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ्स। ठीक है जी, ये इसका एसीपी है। ये किसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है? ये हमारी डोमेस्टिक सेल्स का है, वो हमारी फॉरेन सेल्स का है। आगे कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 25% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स। बढ़िया है, हमारी जितनी भी सेल्स है उसका 25% जो है, तो कहने का मतलब 30 लाख का अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं प्लेन एंड सिंपल आसान तरीके से, तो ये आप देखें। देखो गाइस, सबसे पहली चीज, मेरी रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कितनी हुई? उसने कहा जितनी आपकी सेल्स है, दैट इज टू से 30 लाख। आप चाहो तो अलग अलग कॉलम्स बना सकते हो, आप चाहो तो डोमेस्टिक सेल्स, ये टोटल, मतलब यू कैन मेक इट एनीवेज। तो पहली चीज मैं सिर्फ और सिर्फ टोटल का हिसाब किताब दिखा देता हूं आपको। 30 लाख की मेरी सेल्स है, उस 30 लाख की सेल्स में इनटू कितना? 25% मेरा जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। कहने का मतलब ये 7,50,000 मेरा हो गया रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है ये तो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट हो गई। फिर कहता है क्रेडिट पीरियड होगा 2 मंथ्स मिलेगा अपने क्रेडिटर्स से, सप्लायर से, तो ये क्रेडिटर्स निकालने के काम आएगा। ठीक है जी। ये आगे कहता है वेजेस जो है एक्सपेंसेस 20% ऑफ सेल्स हैं, और ये हाफ मंथ, ये डिले आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए आएगा काम में। बात की बात है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हाफ मंथ लैग। पहले तो 20% ऑफ सेल्स गाइस, मैं यहां पर लेता हूं वेजेस। वेजेस कितनी है? ये मेरे को उसने दी हुई है ₹30 लाख का 20%। तो अगर मैं इसको 20% निकालता हूं तो दिस ऑफ कोर्स कम्स टू ₹6 लाख। 6 लाख रुपए ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी हो निकालो, नहीं निकालनी कोई जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी 60,000। अरे वाह! और कहता है 1 महीने के एरियर्स में रहते हैं, ये तो 1 महीने के हैं। तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग कैश ओवरहेड्स, मेरे मैन्युफैक्चरिंग कैश ओवरहेड्स कितने हो गए भाई? मेरे कैश ओवरहेड्स इज इक्वल टू ₹60,000 1 महीने के हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 करूंगा तो ये मेरा आ जाता है 7,20,000। इनको जब मैं सम अप करूंगा तो मेरी आ जाएगी कैश, आप इसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हो, इसे आप कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो, इसे आप कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हो, मर्जी आपकी, जैसा मर्जी को। तो इन दिस केस जब आप इनको सम अप करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 7,50,000 प्लस 6 लाख प्लस आपका 7,20,000। सो गाइज ये आ जाता है 20,70,000 इज माय कैश फैक्ट्री कॉस्ट, या वट एवर एज द केस में भी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे वाह, मुझे तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा था उसने एक ऑप्शन बोली थी कि सुन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता मेरे को कैश कॉस्ट बेसिस पे, 20,70,000 वाली एक ऑप्शन तो मेरे को दिख रही है। अच्छा चलो, और दूसरा उसने मुझे कहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बता। अच्छा बनाते हैं यार, बताते हैं, अभी बता रहे हैं ना आपको। क्वेश्चन पे वापस आता हूं तो क्वेश्चन में आगे क्या कहता है? अरे सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कितने हैं? ये कहता है टू बी पेड आफ्टर 1,80,000। तो गाइस ध्यान देना कि ये मेरा आ गया है 1,80,000, ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे अगर कभी भी कुछ नहीं बोलता है तो गाइस मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को जनरल ओवरहेड्स मानता हूं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, नेवर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये 1,80,000 मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ले लिए। ग्रेट। और बताओ और क्या कह रहा है? कहता है एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 90,000 है, पेड क्वार्टरली एंड इन एडवांस। ओके बॉस, एज यू से। तो ये मेरे आ गए सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो जब ये मेरे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आए, वो कितने आए? ये 90,000 आए। अब मैं इसको अगर करता हूं तो ये मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, या इसे कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकता हूं। आई कैन कॉल दिस एज कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये 2,70,000 है, इसमें अगर इन दोनों का सम, इसमें अगर मैं 2,70,000 ऐड करता हूं तो मेरा 23,40,000 आता है। और जब मैं इस क्वेश्चन की वो रिक्वायरमेंट पे वापस आता हूं कि भाई एक काम कर, क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दी, टोटल जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल, अरे निकाल दी, ये दोनों सेम है।
आंसर इन्होंने यहां पर जो दिया हुआ है सही वाला, वो ऑप्शन हमारा, बट ऑब्वियस सी बात है, इज ए। अब आपके एग्जाम्स में देखिए ऐसा है, अगर आप कोई और क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें यही ऑप्शन शफल कर देते हैं, वो इवन क्वेश्चन नंबर शफल कर देते हैं। मेरे को कई लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने किस भेजे कि भाई किसने भेजा किसने भेजा, तो क्वेश्चन शफल हो जाते हैं, कभी ऑप्शंस भी शफल हो जाती है, नो प्रॉब्लम्स। तो हमें आंसर देखना है, 20,70,000 एंड 23,40,000, दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी तक हमने सिर्फ 2 मार्क का किया है, बट घबराना नहीं, अब बहुत आसान है। वंस वी हैव कैलकुलेटेड कैश कॉस्ट, उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहता, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करना है, लोना, सो डैम सिंपल, बहुत आसान। आइए देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, उसने मुझसे 2 और करंट असेट्स मांगे थे अलग से, एक बोला था फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बता दो, एक कहा था डेटर्स को भी बता दो कैश कॉस्ट बेसिस पे। तो बॉस ये लो ना, हम लोग अभी बताते हैं आपको। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, लिखते हैं, ये लो जी, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ही पहले निकाल देता हूं मैं, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। देखो गाइस, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अगर आप देखेंगे तो उसने फिनिश गुड्स का मेरे को कितना पीरियड दिया हुआ है, ही हैज टोल्ड मी फिनिश गुड्स, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये फिनिश गुड्स वेयर एज जो है हमारा 1 मंथ की रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे आप बोलो बॉस, तो 1 महीने की रिक्वायरमेंट हमारे पास रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या करना है गाइस, हमारी कॉस्ट जो आई थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20,70,000 थी, तो आपने क्या करना है, 20,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 या डिवाइड बाय 12 कर दो ना सीधा सीधा। तो आपने क्या करना है, 20,70,000 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 172,500। अच्छा, दूसरी उसने मुझसे डेटर्स भी मांगा था कैश कॉस्ट पे, तो डेटर्स हम लोग निकालते हैं टोटल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स 23,40,000 पे। तो 23,40,000 अगर हमारा ये आया है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय, अब डेटर्स को कितना पीरियड अलाउ कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। डेटर्स को ये लोग क्या अलाउ कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेल्स पे 2 मंथ्स अलाउ कर रहे हैं और फॉरेन सेल्स पे हाफ मंथ अलाउ कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये आती है गाइस, अगर आप नोटिस करेंगे इस सेल्स को मैं तोड़ देता हूं डोमेस्टिक और फॉरेन में, फॉरेन मेरा कितना है, इसका 20% और डोमेस्टिक मेरा कितना है, इसका 80%। तो अकॉर्डिंगली मैंने इसका 20% पहले निकालना है, 23,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू 4,68,000। तो जैसा भी है 4,68,000 ये आ गया, 80% के लिए इंटू 4 कर देता हूं, तो 80% 18,72,000 आ गया। अब मैंने अगर डेटर्स निकालना है गाइस, तो 4,68,000, ध्यान से सुनना, दिस मल्टीप्लाइड बाय 20%। अब मैं टाइम पास ना करते हुए मैं सीधा सीधा यहां पर दिस इंटू 20%, ठीक है जी, दिस मल्टीप्लाइड बाय, गाइस कितना पीरियड बोला था उसने, आधा महीना बोला था, प्लस साथ में डोमेस्टिक वाले का 23,40,000 का 80%, ये मेरी फॉरेन के बाद डोमेस्टिक है। और इसका पीरियड उसने कितना बोला है क्वेश्चन में, ये उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, हम लोग जब अपना डोमेस्टिक में माल बेचते हैं तो हम लोग अपने कस्टमर्स को 2 महीने का उधार देते हैं, तो ये हम लोगों ने इंटू 2/12 कर दिया। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये ऐसा करेंगे, दिस डिवाइड बाय 6 कर देता हूं, इंटू 2/12 मेमोरी में आ गया, ठीक है जी। इसी तरीके से फिर 23,40,000 था, मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये मेरा 4,68,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 12 किया, तो गाइज ये मेरा आ गया 19,500, टोटल 331,500 इज माय आंसर। क्या इस पार्ट का उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा कि भाई मेरे को ये 2 चीजें निकाल के बता, एक तो ये बता 331,500, दूसरा उसने मुझे कहा ये 172,500, यही दोनों चीजें हम लोगों ने निकाली थी। बधाई हो, ये हमारा इसका सी आंसर। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको हो सकता है आपके पास कोई और क्वेश्चन पेपर हो तो उसमें ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, हमें अमाउंट्स देखने हैं। 172,500 एंड 331,500 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, फिर इसके बाद डेटर्स के बाद क्या करेंगे गाइस, डेटर्स के बाद और अब सारे करंट असेट्स निकाल लो, सारे करंट असेट्स को वापस से लेके आते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं। तो गाइस यहां से शुरू से पढ़ते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1.5 महीने का है। गाइस अभी अभी हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम देखा था, कितना, 7,50,000, तो आपने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये लिया, कितना है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू
7,50,000 multiplied by 1.5 by 12. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 7,50,000 कैलकुलेटर डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 93,750. इन सबको मेमोरी में डालते जाना, आप लोग इसको मेमोरी में डालते जाना, इन सब चीजों को सम अप करते जाना. ये 3 अभी हमने निकाल दिए हैं. अच्छा, चौथी चीज क्या है और क्या है? ये हमारा हो गया था, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स हो गया है, डेटर्स हमारा हो गया है. इसके बाद फिर वो हमें कह रहा है ये तो क्रेडिटर्स हैं. ठीक है, और क्या है? यस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है. नीचे 90,000 के पूरे साल के क्वार्टरली इन एडवांस है, तो ये मैंने निकाला प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस. गाइस, मैं ना डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से कर रहा हूं. एग्जाम में तो आप ये सारी चीजें कैलकुलेटर पे करते हो, तो एग्जाम में आपको टाइम कम लगना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है. तो 90,000 पूरे साल का है, इंटू 3/12 आपका आ जाएगा. पूरे साल का बताओ कितना आया? 22,500. तो ये आपने 1 2 3 4 और कोई करंट असेट, कोई करंट असेट, कोई कैश दिख रहा है मेरे को? ये कैश बैलेंस है 90,000 रुपीज का. लो जी, कैश लिखते हैं. इन्वेंट्रीज 2 आ गई थी, कैश. कोई इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मेरे को दिखा नहीं था. ये 90,000 आपका कैश और आ जाता है. वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में कोई है नहीं. इन सबको सम अप करो, मुझे बताओ. 7,10,250. ये है 710,250 माई टोटल करंट असेट्स. व्हाट वाज द क्वेश्चन जिसमें मुझसे करंट असेट मांगा गया था? ये रहा 710,250. बधाई हो, 710,250 इसमें दिया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. फिर बारी आती है करंट लायबिलिटीज की. करंट लायबिलिटीज में हम लोग क्या करेंगे गाइस? करंट लायबिलिटीज में हम लोग सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स लेते हैं. क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल अगर लेंगे तो रॉ मटेरियल अभी अभी तो देखा था हमने 7,50,000 का था. और क्रेडिटर्स कितना पीरियड अलाउ कर रहे थे? देखो जरा, क्रेडिटर्स कितना पीरियड अलाउ कर रहे हैं. वो कह रहा है भैया एवरेज पेमेंट पीरियड ये रहा. उसने कहा है एवरेज पेमेंट पीरियड हमें जो सप्लायर्स हैं वो कितना पीरियड अलाउ करते हैं? 2 महीने अलाउ करते हैं. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2/12 आपने करना है, डिवाइड बाय 6 कर देना है. 1,25,000. इसके बाद फिर मेरे को आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दिख रही हैं. ये रही आउटस्टैंडिंग वेजेस. साथ में मुझे कोई आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स भी दिख रहे हैं साथ में. बस ये दोनों चीजें हैं. तो गाइस, ये रहा मेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस. 6 लाख की वेजेस थी, मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ की वेजेस आउटस्टैंडिंग है? आधे महीने की. 0.5/12 कितना हो गया? 25,000. बहुत बढ़िया. अच्छा, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स तो उसने आपको दिए ही हुए हैं. आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो उसने आपको ऑलरेडी 60,000 दिए ही हुए हैं. अच्छा, इसके अलावा और क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी थे. सेलिंग तो, सेल्स प्रमोशन तो एडवांस थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो भी कह रहा है 1 मंथ के बाद दे रहे हैं 1,80,000 इंटू. तो आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये आपने लेने हैं. ये रहा आपका 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना पीरियड गाइस? 1/12. तो ये आपका कितना आ गया? 15,000. अब इन सबको जब हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो बहुत जल्दी होता है. तो अकॉर्डिंगली ये कितना आया? 2,25,000. तो ये हमारी करंट लायबिलिटी का टोटल आ गया. अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर मुझे करंट लायबिलिटीज का भी कोई ऑप्शन दिया हुआ है. बधाई हो, ये 2,25,000 मेरे को यहां करंट लायबिलिटीज का भी हिसाब किताब दिया हुआ. अब वर्किंग कैपिटल निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो. 710,250 माइनस 225 जो भी आता है इसमें कितना आ रहा है? 4,85,250. इसमें सेफ्टी मार्जिन ऐड करो, फिर हमारा वर्किंग कैपिटल निकलता है. सेफ्टी मार्जिन 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने करना है, तो इसका 110% ले लो. 533,775. बधाई हो, ये आपका सही आंसर आ गया है. तो हमने पहले 5 क्वेश्चंस कर लिए, 10 मार्क का कर लिया है. मैंने राइटिंग में किया, आपको समय कम लगना चाहिए था. अब बढ़ते हैं आगे. ओके गाइस, लेट्स डील विद क्वेश्चन नंबर 6. कहता है कंपनी इज प्लानिंग टू पे डिविडेंड ऑफ ₹2. तो क्लियर है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड देना. ये D1 हो गया. नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है, प्लानिंग टू पे है. ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी ये G दिया हुआ है, 8% हो गया. D1 2 हो गया, G
8% हो गया। और ये मार्केट प्राइस पर शेयर 50 है, ये P0 है, लेकिन मुझे KE निकालने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट F माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालूंगा तो मैं D1 अपॉन P0 प्लस G करता हूं, लेकिन जब मैं KE निकालता हूं तो D1 अपॉन नेट प्रोसीड्स, दैट इज टू से P0 में से मार्केट प्राइस या इशू प्राइस में से मैं फ्लोटेशन कॉस्ट काटता हूं और फिर ग्रोथ रेट ऐड करता हूं। कंपनी की ये एक्सटर्नल फाइनेंस है, उसने ये बोला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोलता तो आई वुड हैव टेकन P0। तो यहां आपका सिंपल 2 डिवाइड बाय 51 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, ये आ जाता है 4% प्लस 8%, 4% प्लस 8% इज इक्वल टू 12%, जो कि मेरा ऑप्शन है सी इस केस में। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सही कर रहे होगे। अगले सवाल पे आते हैं। अ कंपनी हैज अ नेटवर्थ ऑफ 5 लाख, नेटवर्थ 5 लाख किया और कहता है डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। इक्विटी यहां जो डेट इक्विटी में इक्विटी होता है, दिस इज नेटवर्थ। तो अगर नेटवर्थ, सुनो, डेट अगर 2 है, इक्विटी या नेटवर्थ 1 है, अगर नेटवर्थ या इक्विटी 1 है तो दोस्तों मेरा डेट कितना हो गया? डेट हो गया 10 लाख रुपए, इसके 2 गुना। ये मैंने डेट निकाला। इंटरेस्ट रेट मैंने आपको दिया हुआ है कितना? इंटरेस्ट का रेट 10% दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। इंटरेस्ट का रेट था ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अब मैंने क्या करना है गाइस, ये मेरे को बोल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कमा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग किसको कहते हैं? EBIT को, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या NOP या EBIT कहा जाता है। अब आपने क्या करना है? अब आपने DFL निकालना है, विच इज EBIT या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन EBT। अगर आप देखते हैं तो EBIT ये रहा मेरा 4 लाख रुपए, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। EBT इस 4 लाख में से 1 लाख काट दो, तो 4 लाख बाय 3 लाख इज 1.33। द करेक्ट आंसर इज 1.33। अब बढ़ते हैं आगे। आखिरी सवाल इस अटेम्प्ट का। टी लिमिटेड इज लुकिंग फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग ओल्ड मशीन। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन है, पुराने असेट को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। इट हैज गॉट 2 प्रपोजल्स टू कंसिडर। क्या प्रपोजल्स दिए हुए हैं? एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 6,50,000 प्रोजेक्ट एक्स की, एक वाई की 7,80,000 है। जैसे आप बोलो, 5 साल की लाइफ है, 3 साल की लाइफ है, अनइक्वल लाइफ है। अनइक्वल लाइफ में हम लोग को क्या प्रेफर किया जाता है? हम प्रेफर करते हैं इक्विटेड एनुअल NPV। तो उसने कहा प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्स और प्रपोजल वाई दोनों का EA NPV निकालो। अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर इसको कैलकुलेटर पे करूं, मैं तो सिंपल ये कहूंगा यार एनुअल कैश इनफ्लोस तो ऑलरेडी एनुअल है, इसको एनुअल कर लो, इसको एनुअल करके इसमें से माइनस कर दो। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे EA NPV निकालना है तो मैं क्या कहता हूं, आप चाहो तो NPV डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कर सकते हो। पहले NPV निकालोगे फिर EA NPV निकालोगे। मैं जब शॉर्टकट्स बताता हूं, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्लास कराता हूं, तो मैं कहता हूं यार जब ये ऑलरेडी एनुअल है तो इसको एनुअल कर दो ना बस। 6,50,000 डिवाइडेड बाय, आपने अगर लेना है 1 डिवाइड बाय 1.10 1.10 है, ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4 5, तो मोटा मोटा अच्छा 5, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5। ग्रेट बेटा, मेरे को तो टोटल चाहिए ना, नीचे गिवन ऐसे नहीं काम चलेगा। आई नीड टोटल। तो 3.791 मोटा मोटा, इनको तो सम करना ही पड़ेगा ना, टोटल भी दिया हुआ है। अरे 3.791 दिया हुआ है, फिर क्यों टाइम पास करवा रहे हो तुम? 3.791 से हमने इसको डिवाइड किया, आपने 6,50,000 डिवाइडेड बाय 3.791 करना है। तो ये मेरा 171 जो भी आया, इसको मैं मेमोरी माइनस कर देता हूं और 1,90,000 को मेमोरी प्लस कर देता हूं, मेमोरी रिकॉल करता हूं। मेरा 18,541 कोई ऑप्शन है? यस, ये मेरा एक ये आ गया है। दूसरा नंबर इसी तरीके से, दूसरे का ENPV 3,50,000 माइनस 7,80,000 डिवाइडेड बाय 10% का 3 साल का एन्युटी। ये मेरे को 3 साल का एन्युटी दिया हुआ है 2.487। अब मैंने यही चीज करनी है, मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। 3,50,000 को मेमोरी प्लस करना है और फिर 7,80,000 को डिवाइडेड बाय 2.487 से डिवाइड करके माइनस, मेमोरी माइनस करना है। मेमोरी रिकॉल इज समथिंग लाइक मेरा 36369 आ रहा है।
36369। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? यस, बधाई हो, आपका ऑप्शन बी आ गया है। और इसी के साथ मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने अच्छे से किया हो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। Okay guys, I'll see you again. Take care. God bless you all. Loads of love. Bye bye.